ओके जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं, तबीयत आपकी अच्छी है? कल आपका P2 है, उम्मीद है आपका P1 बिल्कुल खैरियत से हो गया होगा। P2 के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ, 7 लोगों ने जॉइन कर लिया है। ओके जनाब, हाशिम खान साहब के सवाल से हम शुरू कर लेते हैं। हाशिम हैज़ अ क्वेश्चन सर प्लीज़ एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। हाशिम, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो उस वक़्त यूज़ किया जाता है जब बिज़नेस ने अपने फिक्स्ड कॉस्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एलोकेट करनी हो। 2 तरह के बिज़नेस एग्ज़िस्ट करते हैं, एक वो जो एक ही प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट सारी की सारी उस उन उन इस एक प्रोडक्ट को एलोकेट कर रखी होती है। जब बिज़नेस कोई नई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नया बिज़नेस, नया वेंचर, तो वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं कि क्या वो इंक्रीज़ हो रही है या नहीं इंक्रीज़ हो रही। इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट इज़ नॉट बीइंग इंक्रीज़ तो वो क्या करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की बेस के ऊपर जो है वो अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट की बेस के ऊपर ही अपनी डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। ये जो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिसीजन मेकिंग करना है इसको हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग कहते हैं। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक नई प्रोडक्ट बनाने की वजह से इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो वो ज़ाहिर है फिक्स्ड कॉस्ट को एलोकेट भी नहीं करते एंड समटाइम्स वो फिक्स्ड कॉस्ट को इसलिए भी एलोकेट नहीं करते क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अगर वो एलोकेट करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि अ, उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड बिकॉज़ ऑफ दैट इंक्रीज़ इन एवरेज कॉस्ट वो अनकम्पैरेटिव हो जाएँगे मार्केट में, वो अपनी सेलिंग प्राइस चार्ज नहीं कर सकेंगे, इसलिए दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग। तो ये जो डिसीजन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्टिंग ये दरअसल कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो A2 से हमारे यहाँ A1 में ट्रांसफ़र हुआ और दिस विल बी टेस्टेड। उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अगेन मेरी हमेशा यही बात होती है कि न्यू कॉन्सेप्ट्स के टेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क इट अगेन। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर प्लीज़ आल्सो एक्सप्लेन हाउ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन फॉर अ 12 मार्क्स विद एन एग्जांपल। देखो बच्चों जो कंक्लूजन है वो दरअसल इवैल्यूएशन होती है हमारे यहाँ जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है बिज़नेस में हम वी डू इवैल्यूएशन और इसमें मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 गिव इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। अगर उसने आपसे पूछा है कि मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है किसी बिज़नेस के लिए डिपार्टमेंट तो आप कहेंगे कि मेरे ख़्याल में मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न देंगे या आप कहेंगे कि मेरे ख़्याल में मार्केटिंग से ज़्यादा और डिपार्टमेंट कोई इम्पोर्टेंट है तो उसकी रीज़न देंगे। तो ये जो रीज़न आप दे रहे होंगे ये इवैल्यूएटिव आपका जो सबसे पहले कमेंट है वो है। उसके बाद आप इवैल्यूएटिव डिस्कशन पे आएँगे फिर कहेंगे लेकिन ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस की नेचर ऑफ बिज़नेस कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्विस बिज़नेस के लिए प्रोडक्ट क्यों इम्पोर्टेंट होगी? या अगर कॉफ़ी शॉप है तो उसके लिए लोकेशन ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है और चीज़ें कम इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो फिर आप इवैल्यूएटिव डिस्कशन करेंगे, ये आपका दूसरा पार्ट है और फिर आप इवैल्यूएटिव कंक्लूजन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव एनालिसिस। आई बिलीव कि जो मैंने कहा था वो सही है और बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है जो मैंने ऊपर स्टेट कर दिया। तो दिस इज़ द वे यू बेसिकली डेवलप योर कंक्लूजन पैराग्राफ्स में 3 पार्ट्स अगर बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आई मेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन बेसिकली कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को। आप देखिए एक आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो होता है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जो नई प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, यानी फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो उससे हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और इफ़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ पॉजिटिव तो हम कहते हैं कि वो डूएबल है, उस पे हमें काम कर लेना चाहिए। कि जी। Sir, please explain what is the definition of the product portfolio analysis. Portfolio is basically the range of products that business is manufacturing. Now, over the range of that product, when we do the life cycle analysis of every single product, that is called the portfolio analysis. What we do कि कौन सी वाली जो प्रोडक्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और उसकी मैच्योरिटी क्या है, इंट्रोडक्शन और डिक्लाइन क्या है। आईफ़ोन ये देखेगा कि आईफ़ोन जो है वो 12 इस वक़्त अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है और आईफ़ोन 13 किस स्टेज पे है और आईफ़ोन 14 किस स्टेज पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो समझते हैं कि आईफ़ोन 14 जो है वो इंट्रोडक्शन या ग्रोथ की स्टेज पे है, तो वो ये भी देखेंगे कि 13 जो है इस वक़्त मैच्योरिटी की स्टेज पे और जो 12 है वो डिक्लाइनिंग की स्टेज पे जा चुका है। विद द हेल्प ऑफ दिस दे विल डिसाइड कि उन्होंने नया फ़ोन यानी 15 जो है वो कब लॉन्च करना है। और कौन-सी प्रोडक्ट के मुतल्लिक़ कौन-सी वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए। तो वो जो सारी उनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, उसके लाइफ साइकिल का वो एनालिसिस करते हैं फॉर दिस 2 पर्पज़ दैट आई टोल्ड यू।
ओके। इसके एडवांटेज क्या है उनको पता चल जाता है कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सी स्टेज पे कौन सी वाली चार्ज करनी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देख के। उन्हें ये भी पता चल जाता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उन्हें ये भी पता चल जाता है कौन सी प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे है उसको हमें बंद कर देना चाहिए और ये भी कि कौन सी प्रोडक्ट कब इंट्रोड्यूस करानी चाहिए मार्केट में। हारिस वालेकुम अस्सलाम बेटे। महादेव सर इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज़ रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? इंटेलेक्चुअल कैपिटल की इंपॉर्टेंस किसी बिज़नेस के लिए क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पे वो पूछ सकता है कि क्या एक सॉफ्टवेयर बिज़नेस के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या जो है वो फिज़िकल कैपिटल उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो यू कैन कम अप विद द कंक्लूजन कि सॉफ्टवेयर का बिज़नेस है तो बेस है वो इंटेलेक्ट के ऊपर जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए हो सकता है। या वो पूछ सकता है कि एक रेस्टोरेंट के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल तो आपके शेफ़्स की बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट के लिए तो और भी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसा कि जो उसके पास कुकिंग वाली मशीनरी एंड ऑल दैट और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और स्टफ। Rapid, जी सर काइंडली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ A2 पेपर 3 एंड इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस फॉर द पेपर। बेटे वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द P2 टुडे। हम P3 के लिए इंशाल्लाह एक सेपरेट सेशन करेंगे। आज जो कल हमारा बिज़नेस का पेपर 2 होने वाला है उसके लिए हम स्पेसिफिकली सेशन करें, उसके मुताल्लिक कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। कैन यू प्लीज़ रिवाइज़ बजटिंग? ओके जी, बजटिंग दरअसल फाइनेंशियल एस्टीमेट है फ्यूचर एक्सपेंडिचर और इनकम्स का। हम ये देखते हैं कि हम कितनी इनकम अर्न करने वाले हैं और उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन-सा डिपार्टमेंट कितने एक्सपेंडिचर करेगा। याद रखिए बजटिंग सिर्फ़ एक एस्टीमेट नहीं है बजटिंग बल्कि बजटिंग इन इन मॉडर्न टुडेज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट बजटिंग एक्सिस्ट एज़ अ प्लान। यानी हम जो डिसाइड करते हैं हम उसको अचीव करने की भी कोशिश करते हैं, इसीलिए हम बाद में वेरिएंस भी कैलकुलेट करते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था, क्या वो प्लान अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो हम बजटिंग को सिर्फ़ इस सूरत में नहीं देखते कि बजटिंग जो है वो खाली एक एस्टीमेट है, बजटिंग एक प्लान की सूरत में एग्ज़िस्ट करता है और उस प्लानिंग को हम एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं। बजटिंग में ज़ीरो बजटिंग है, फ्लेक्सिबल बजटिंग है, हम इंक्रीमेंटल बजटिंग है। ज़ीरो बजटिंग में हम हर साल अपने नए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके उसके मुताबिक बजट बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट रिसर्च नए सिरे से करते हैं, नए टारगेट सेट करते हैं। इंक्रीमेंटल बजट में पिछले साल की इन्फ्लेटरी वैल्यूज़ को देखते हुए अपने रेवेन्यू और कॉस्ट में उतनी-उतनी परसेंटेज ऐड कर देते हैं। और फ्लेक्सिबल बजट एक शॉर्ट टर्म बजट होता है जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस चेंजेस जो हो रहे होते हैं उसमें हम अपनी चेंजेस करते रहते हैं अपने बजट के अंदर, जो कि जनरली बजट में पॉसिबल नहीं होता। बजट्स आर यूजुअली रिजिड। अगर हम बजट्स के डिसएडवांटेज पढ़ें तो हम ये भी कहेंगे कि बजट्स काफ़ी रिजिड होते हैं, उसमें चेंजेस हम नहीं कर रहे होते। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट वो वाहिद बजट है जिसमें हम चेंजेस भी कर रहे होते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मेरा ये ख़्याल है कि जो सादिया ओके, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्हाटएवर हैज़ नॉट बीन टेस्टेड इन द P1 देयर आर मोर लाइकली चांसेस के दैट विल बी टेस्टेड इन P2। फॉर एग्जांपल आई वाज़ टॉकिंग टू माय स्टूडेंट्स के 1.4 जो है जो ऑब्जेक्टिव्स वाला चैप्टर है दैट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड, तो देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट इट विल बी टेस्टेड। सिमिलरली मोटिवेशन थ्योरीज, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हैज़ नॉट बीन टेस्टेड इन P1, देयर आर लाइकली चांसेस दैट दे विल बी टेस्टेड। Similarly, market segmentation, consumer product, industrial product has not been। सेक्शन 5 में से बजटिंग और कैश फ्लो और ब्रेक इवन पे कोई सवाल नहीं आया और वैसे भी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइस है चूँकि नए सिलेबस के मुताबिक। तो ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एवरेज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन हमसे टेस्ट होंगी। मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग टू द सेक्शन 5। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सेक्शन 4 से भी कोई मेजर सवाल नहीं आया, तो अगेन सेक्शन 4 विल आल्सो बी इम्पोर्टेंट। Sir, please go through the motivational theories once. Hashim, this requires another complete class. ओके, मोटिवेशन थीरीज जो हैं वो कंटेंट हैं और प्रोसेस थीरीज हैं। कंटेंट थीरीज में सबसे पहले एफ टेलर की थीरी है। वो ये समझता है कि ह्यूमन इज एन इकोनॉमिक मैन, तो पीपल विल बी मोटिवेटेड बाय द मनी और उनको जितने ज़्यादा पैसे देंगे उससे वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। उसके लिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस कराया और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही बिलीव्स दैट पीपल शुड बी गिवन पीस रेट सिस्टम and also the right people should be allocated the right jobs. Also the method of the working of the people should be studied and also that कि अगर राइट पीपल फॉर राइट जॉब होंगे तो इसका मतलब है लोगों का जो स्पेशलाइजेशन होगी तो लोगों का जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वो अच्छा, लोगों का वर्किंग स्टाइल अच्छा होगा और वो ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो मेयो की थ्योरी है दैट स्टेट्स दैट के नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसको लगता है कि लोगों को टारगेट सेटिंग करनी चाहिए, उनको जो है वो टीम वर्क में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लाइफ देना चाहिए, उससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं। मास्लो की थ्योरी है वो ये समझती है कि 5 सेट ऑफ नीड्स हैं
बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद सेफ्टी नीड्स हैं, उसके बाद सोशल नीड्स हैं, उसके बाद एस्टीम नीड्स हैं और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। उसको लगता है कि सेट ऑफ नीड्स में से पहला सेट ऑफ नीड अचीव होता है तो दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा है। हर सेट ऑफ नीड्स अचीव होने के बाद अगला सेट ऑफ नीड्स क्रिएट होता है। मैक्लेलन की थ्योरी है, वो ये समझती है कि 3 तरह की नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, अचीवमेंट है, पावर है और एफिलिएशन है, उनकी वजह से लोग मोटिवेटेड होते हैं। और फिर रोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ये प्रोसेस थ्योरी है। रोम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये समझती है कि जो है मोटिवेशन 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है, वेलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी। वेलेंस डेप्थ ऑफ वांट को कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटैलिटी सॉरी एक्सपेक्टेंसी ये है कि आप आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है कि वेदर इट विल बी, जो भी आप काम कर रहे हैं, वेदर इट विल बी अचीव्ड और नॉट विद ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल दैट यू हैव। और फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी है कि वेदर द लाइफ टाइम गोल्स विल बी इंस्ट्रूमेंटलाइज्ड और नॉट। एक थ्योरी कंटेंट में से रह गई, दैट इज हसबर्ग थ्योरी। हसबर्ग हैज टू factors in that: motivators and hygienes. Hygiene factors are the salary, for example, working conditions, for example. If hygiene factors are not good, people won't be working anymore, they will be dissatisfied and they will leave the job. And then there are motivators, for example, admiration, recognition, achievement. जब लोगों को hygiene दे दिए जाते हैं, they get satisfied. After that you use motivators to motivate them. Okay जी. uh, Sir, please. Also, the blue ocean strategy in this scenario, this is specifically for the P4. We will have inshallah P4 के ऊपर सेशंस में हम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे और सिनेरियो प्लानिंग पे भी बात करेंगे ज़रूर। अब्दुल करीम सलाम सर, कैन यू टेल हाउ टू राइट द एप्लीकेशन फॉर अ क्वेश्चन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन? बेटे P2 में एप्लीकेशन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो P2 है उसके अंदर तो केस स्टडी आपको गिवन होती है, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो केस स्टडी से लेते हैं और केस स्टडी की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ही आप अपने आंसर जो है उन्हें डेवलप करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है कि आप P2 के अंदर जो है वो एप्लीकेशन कर सकें। आपने सारा इंफॉर्मेशन केस स्टडी से ही लेनी होती है। अगर वो फ्रूट फार्म्स की केस स्टडी है तो फ्रूट फार्म्स के सर्कल में रहें, अगर वो कोई होटल की केस स्टडी है तो होटल के सर्कल में रहें, वो कोई फुटबॉल मैन्युफैक्चरर है तो उधर रहें। तो केस स्टडी से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ट्रेड यूनियन को भी बताते हुए बताना है कि लेबर क्यों डिमोटिवेट होंगे और वो क्यों ट्रेड यूनियंस बना रहे होंगे, उस केस स्टडी से रिलेट करके। फॉर एग्जांपल, वर्किंग कंडीशंस बहुत टफ हैं तो वो देखेंगे क्यों टफ हैं। वो होटल है अगर तो देखेंगे वो उसके लॉन्गर वर्किंग आवर्स तो नहीं है। अगर वो माइनिंग बिजनेस है तो जाहिर है उसमें वर्किंग कंडीशन वैसे ही बहुत मुश्किल होती हैं एटसेट्रा। तो केस स्टडी से हमेशा इन्फॉर्मेशन लें और उसको अटेम्प्ट करें। Okay. Mikhail, sir, please explain marks to be in P2 for 11. But there is no 11 marks question in P2, my child, and there is no 7 marks question. Mikhail, I understand. Okay, ji. There are 8 marks question and there are 12 marks question. 8 marks question has 2 knowledge, 2 application, 4 analysis. I repeat, 8 marks question has 2 knowledge, 2 application, 4 analysis. And a 12 marks question has 2 knowledge, 2 application, 2 analysis, and 6 evaluation points, evaluation marks. So you need to remember that. Hashim, sir, how to evaluate which budget is better for which type of the business? It depends on the nature of the businesses. For example, वो business जो dynamic environment में exist ही नहीं करते, उनके लिए जो है वो इंक्रीमेंटल बजट बहुत अच्छा होगा। और वो बिजनेस जिनमें ईयरली चेंजेस हो रही होती हैं जिनके एनवायरनमेंट में, वो जीरो बजटिंग पे जा सकते हैं। और वो बिजनेस जो हर वक्त डायनामिक मार्केट का शिकार है, जिनको बहुत इंपोर्ट टैरिफ से मसला है, जिनको बहुत कंपटीशन से मसला है, वो फिर फ्लेक्सिबल बजट्स पे जा सकते हैं। Bilal, sir, please explain Boston Matrix. Okay, बच्चे, Boston Matrix is a way to analyze the life cycle of the product. Boston Matrix has 4 types of the products in that. Boston Matrix जो है वो स्टार्ट होती है। बोस्टन मैट्रिक्स में एक प्रोडक्ट है, उसको हम स्टार बोलते हैं। उसको 2 पर्सपेक्टिव में हम एनालाइज करते हैं। स्टार एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका मार्केट शेयर भी हाई होता है और जिसकी मार्केट ग्रोथ भी हाई होती है, यानी अभी भी बहुत बिक रही है और फ्यूचर में बिकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आईफोन 13 एंड 14 आर द स्टार प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी भी बहुत बिक रही हैं, फ्यूचर में भी कोई लाइकली चांसेस उनकी सेल्स के डिक्रीज के नहीं है। तो जो स्टार प्रोडक्ट होती है उसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं उसको हम होल्डिंग बोलते हैं। डू व्हाटएवर यू आर डूइंग बिकॉज इट्स गोइंग गुड। दूसरी जो
प्रोडक्ट है वो कैश काउ कहलाती है। कैश काउ अपरेंटली एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो जितनी भी अवेलेबल मार्केट शेयर है उसने अचीव कर लिया होता है, फर्दर पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि मार्केट ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं लेकिन मार्केट शेयर अभी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी प्रोडक्ट को हम मिल्क करते हैं, उसके लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड मिल्किंग। मिल्किंग का मतलब है कि टेक कैश आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स। वो जो समवेयर एल्स क्या है, वो एक और प्रोडक्ट है, उसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड कहते हैं। ये तीसरी तरह की प्रोडक्ट है, ये उसको क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका जो मार्केट शेयर है वो तो बहुत लो है, अभी नहीं बिक रही, लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बिकेगी। ऐसी प्रोडक्ट के लिए हम जो स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेवलपिंग और बिल्डिंग। इसमें कहते हैं कि हम जो मार्केट शेयर जो हम कैश काउ से पैसे निकाले होते हैं, मिल्किंग की होती है, वो प्रॉब्लम चाइल्ड और क्वेश्चन मार्क पे इन्वेस्ट करते हैं। और फिर एक प्रोडक्ट की स्टेज है डॉग, ये चौथी स्टेज है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट की स्टेज होती है जिसमें मार्केट शेयर भी लो हो चुका है और मार्केट ग्रोथ भी रुक चुकी है। अब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू दैट प्रोडक्ट, तो हम उसको डाइवेस्ट कर देते हैं, उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर देते हैं। तो ये डाइवेस्टिंग उसके लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ओके जी। मिकाइल हो गया जी, हाशिम सर प्लीज़ देयर इज़ समवन सर आई वांट टू आस्क P1 आंसर ऑफ a marketing in the coffee shop. What do you want to ask about that, child? Please do ask. Uh, Faizan, sir, please explain how cooperatives are different than the public limited companies. Good question. Cooperatives are formed to solve the very basic problem of the public limited company, the problem of the principal agent problem. The owners of business are separate and the people who are running the business are separate. That is the problem of the public limited company, because the people who are running the business are the directors. People who are owning the business, owners हैं वो shareholders हैं. Shareholders are not running the company, directors are running the company. But in the case of cooperative, that is employee owned business organization, there are the members, the people who have formed the business, people who have started the business, who run, वो लोग होंगे जो business को run करेंगे. So there is no clash of the control and the ownership in that specific kind of business. Public limited company में शेयर्स होते हैं, बाहर से लोग शेयर होल्डर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। जबकि जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उसमें सारे मेंबर्स कोऑपरेटिव्स के होते हैं और वो प्रॉफिट शेयरिंग उन्हीं के बीच में होती है और जो भी डिसीजन करना होता है उन्हीं मेंबर्स ने ही करना होता है। उनके इलेक्शंस होते हैं, उन्हीं में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन लाहौर एंड इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू। गुड क्वेश्चन फिजान। Process theories definition. There are two types of theories. One theories are the content that believe that human are motivated by their needs, and there are process theories. Process theories believes that people have goals in front of them, and to achieve their goals they work harder, like the room theory कि expectancy अगर high होगी तो लोग ज़्यादा काम करेंगे। कंटेंट थ्योरी के बारे में मैंने बता दिया कि ये थ्योरीज बिलीव करती हैं कि सेट ऑफ नीड्स की वजह से लोग काम करते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं। अब्दुल वहीद uh, okay जी, product portfolio analysis and how a business may use it. I earlier told product portfolio पे बहुत डिटेल से मैंने बात की है. Product portfolio is the range of product that business is using, that the business is making, और उनके लाइफ साइकिल का एनालिसिस होता है और इसको यूज हम करते हैं कि हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वो अगर मैच्योरिटी पे है तो उस प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो क्या होगी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी. दूसरा ये कि हम ये जान लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को हमें क्लोज करना है, इस वक्त डिक्लाइन की स्टेज पे एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज पॉसिबल नहीं होंगी, और व्हेन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, ये भी बिजनेस इसी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. वली सर प्लीज एक्सप्लेन कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स. ओके जी, cost centers are the part of products or the departments or the products whose cost can be separately calculated. आपके हाथ में जो पेन है, अगर आप उससे इस वक्त लिख रहे हैं तो आप ये आइडेंटिफाई करें उसमें एक निब इस्तेमाल हुई हुई है स्टील की, उसके अंदर प्लास्टिक यूज हुआ हुआ है और वगैरह और भी चीजें. जो अच्छा एंटरप्रेन्योर है वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि हर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ताकि वो ये जान सके कि उस पार्ट ऑफ प्रोडक्ट को खुद से बनाना उसके लिए प्रॉफिटेबल था या उसको वो आउटसोर्स कर लेनी चाहिए थी. तो छोटी से छोटी पार्ट का भी जो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सेपरेट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो हर वो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट जिसकी कॉस्ट सेपरेटली कैलकुलेट हो सके वो प्रॉफिट सेंटर कहलाती है, और इसी तरह कॉस्ट सेंटर कहलाती है. और इसी तरह प्रॉफिट सेंटर भी है कि हर वो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट हम सेपरेटली कैलकुलेट कर सकें वो प्रॉफिट सेंटर्स कहलाते हैं. एंड दिस इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट इन द कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग.
Rani, sir, do you know expected threshold for the P1 for the business? I need to overall A grade, but I'm afraid I'm getting. But I'm expecting that it will be 31 or 32 because paper was not that difficult. Arika, sir, Arika, how are you, child? Sir, how to calculate profit out of the contribution? Good question. How to calculate profit out of the contribution? Use the steps. Number one, write the selling price. Good question again, bachcho. I'm expecting this question tomorrow. How we calculate profit out of the contribution costing? Number one, write the selling price. Number two, minus variable cost out of that. The result will be the contribution. Three steps we have done. Number one, write the selling price minus cost, variable cost. You will get the contribution per unit. Multiply that contribution per unit in step number four with the total number of units that you are manufacturing. You will get the total contribution. Step number five, माइनस टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस करें, द रिजल्ट विल बी द प्रॉफिट. वैसे जनरली प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, उसमें से प्रॉफिट निकल आता है. बट अरिकाज क्वेश्चन इज वेरी रेलिवेंट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग. आपको कंट्रीब्यूशन गिवन होगी, आप कंट्रीब्यूशन में से टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें यूनिट से मल्टीप्लाई करके और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करें, यू विल गेट द प्रॉफिट. कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन, सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, यू विल गेट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन. उस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन से आप माइनस करें अपनी फिक्स्ड कॉस्ट, यू विल गेट द प्रॉफिट. थैंक यू रिका फॉर क्वेश्चनिंग दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. Ramesh, sir, what will be what when you will have the session? Bete, most probably a day before the P3 and P4, inshallah. Okay. The next question is, Wali, sir, please explain what is contribution costing and when should be used. This was the first question asked by the Hashim. मैंने शुरू में इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया. शुरू से जब आप वीडियो देखेंगे तो यू विल हैव द आइडिया, लेकिन स्टिल कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग उस वक्त यूज करते हैं जब बिजनेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा होता है और उसको फिक्स्ड कॉस्ट उनको एलोकेट करनी होती है सेपरेटली. तो फिर वो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट की बेस पे सबकी कंट्रीब्यूशन निकालता है. और फिर जो नई प्रोडक्ट्स होती है उसको यूजुअली हम फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट नहीं करते और बाकी चीज़ों को हम फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट करके प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. Sir, please explain Room's expectancy theory. Room's expectancy theory is the process theory that explains that motivation is the multiplication of three factors. The three factors are valence, expectancy, instrumentality. Valence is the depth of want. If you have a dire need to get into the lumps, you will make every possible effort to get a good grade in A levels ताकि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाए और एसएटी में भी. लेकिन अगर आपको आपकी नहीं, आप कहते हैं यार कहीं भी एडमिशन हो जाएगा तो खैर है, तो फिर आपका लेवल ऑफ इनपुट विल बी वेरी लो बिकॉज आपको तो परेशानी कोई नहीं है, तो आप उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे, वैलेंस लेवल विल बी लो. द सेकंड इज द एक्सपेक्टेंसी. अगर आपको लगता है कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास बिजनेस के अच्छे टीचर हैं, आपके पास बिजनेस की अच्छी किताबें हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो योर लेवल ऑफ एफर्ट विल बी हाई क्योंकि एक्सपेक्टेंसी विल बी हाई. एंड इफ यू रियलाइज कि नहीं मेरा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो लेवल ऑफ मोटिवेशन विल बी लो. एंड सेकंड इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी. आप वो गोल्स क्यों अचीव करना चाहते हैं? अल्टीमेट गोल्स लाइफ के कुछ ना कुछ होते हैं, तो उन अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने के लिए जो एफर्ट आप पुट कर रहे होते हैं, अगर वो लगता है कि वो अल्टीमेट गोल्स अचीव होंगे तो योर लेवल ऑफ इनपुट विल बी हाई, अदरवाइज लो. तो तीन चीजों पे बेस्ड है, वेलेंस, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी. ओके जी. सर और द स्टार, sir, is the Coca-Cola a star or the cash cow? Bete, Coca-Cola is star product since 150 years. Abdul Hadi, sir, any guesses for tomorrow? I'm saying the topics that has not been tested in P1, there are more likely chances that they will be tested in P2. Okay ji. What should we have written in the marketing part of the question in the coffee shop? That why marketing is important. If coffee shop is new, for example, they would have sent the leaflets to the relevant area that people might have come and tried and tested their coffee. They would have promoted on the local cables, local TV channels, for example. They would have given free sample to the people. So this is important. This will give them early success. However, their coffee is also important. If the coffee taste is good, then only the people will revisit. Their location is also important. If location is somewhere where people usually visit, markets and places like that, so there are more likely chances that coffee shop will get successful. So this was the question. बिलाल, सर ने बोला है जो टॉपिक्स P1 में टेस्ट नहीं हुए वो आ सकते हैं. यस, दिस इज मोस्ट लाइकली. अदनान, सर फॉर P1 एग्जाम क्वेश्चन वाज मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर.
Yes, I have discussed it earlier. Abhi थोड़ी देर पहले. Martin, hello sir. It's important to give application. Yes, yes. There are 2 marks. There are 2 marks of application. There are 2 marks of application and 3 marks question. So you need to give application in that. Uh, yes, Hamza. Sir, can you explain okay, intrapreneur are the managers who are running the business like the owners, the managers who are skilled enough, the managers who have the interest of salary bonus in the company, who do not have the interest of profit because they are not owners, but they have all the authorities like the owners to run the business. Intrapreneurs is the modern term because the owners, shareholders are not directly running the business. It's the intrapreneurs who are running the business directly. Okay, ji. Um, Sir, please explain external growth. Any takeovers or mergers are called external growth when business takes over another business or merge with another business, joins their operation. That is called external growth. Um, I wrote P4. Is it okay? I do not get your question. I wrote P4. Is it okay? I do not understand it. Okay, ji. I guess we have answered every question that is in the list. If you have further questions, so please do ask. In the meanwhile, please focus on the few. Uh, he means 4 Ps. The 4 Ps was one part of the answer of the coffee shop, yes, but 4 Ps was not the complete answer. Okay, ji, what is horizontal and vertical external growth? Horizontal growth is the growth in which I'm receiving some messages on the WhatsApp too from the students. Let me see what they are saying. Okay, ji, we'll see them later. Okay, 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 okay. Okay, ji. So I was saying, what is the horizontal? Horizontal growth is the growth in which two business integrates with each other that are number one at the same level of operations. It means if one business is in tertiary sector, another one is in the tertiary sector. If one business in the secondary, other one in the secondary. For example, two schools integrate with each other, that will be horizontal integration because both belong to the education industry. I repeat, both belong to the education industry. One condition is met, and second, both belong to the similar sector. It means that both are from the tertiary sector. That will be horizontal integration. If two textile mills integrate with each other, that will be horizontal integration because they both belong to the textile industry, and secondly, they both belong to the secondary sector. So this is horizontal. Vertical integration is that when the business integrate with each other that are in the same industry but at the different level of operations. When we speak at the different level of operations, it does mean that okay, the one business belongs to the next sector or the previous sector. For example, manufacturing business in the textile is integrating with the retailers of the textile, so that will be forward vertical integration. And manufacturing business, the textile is integrating with the cotton producers who are providing the raw material to that manufacturing textile, so that will be backward vertical integration. Okay, ji. Martin. Sir, last from my side, please tell two methods of the primary research. Primary research can be done by the collecting of the questionnaires. Primary research can be done by the interviews. Primary research can be done by the observations. Primary research can be done by the focus groups. There are so many ways. Okay, Arisha, tips for P2. Child always follow the format, write full knowledge, write application, write analysis, develop the chain of arguments always for the analysis. And in the 12 marks, Arisha, it's not 11 marks, child, it's 12 marks. For the 12 marks, do proper 6 marks evaluation. In the 12 marks question, there is 6 marks for evaluation. Do not forget that. Okay. Mikhail, would you recommend doing application and relating the answer to the case study? Yes, yes. In every question, just take the oath. जो भी कहूंगा केस स्टडी से कहूंगा, केस स्टडी के अलावा कुछ नहीं कहूंगा. Just take the oath before you appear in P2 and P3 and P4 exam. Write whatever you want to write, but write it out of the case study, out from the case study, not कोई भी बाहर से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं. Arisha, tips for the 11 marks and 8 marks question in P2. Arisha, you are saying it again. I'm saying follow the format. 12 मार्क्स में जो भी आप लिखें उसकी इवेल्युएशन साथ ही करें, और जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें चेन ऑफ आर्गुमेंट्स डेवलप करें. कोशिश करें कि आपका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड हो और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, केस स्टडी से बाहर ना हो. ओके, अब्दुल वहीद, व्हाट डू यू मीन बाय द 12 स्टार? Sir, Hamza, sir, what is trade union? Trade unions are the group of people who have joined hands to protect their rights.
group of workers who have joined hand to protect their rights. When workers are being paid lesser salary, they can make a union, protest against the organization, do negotiations with them. This is called trade union. When they see their working conditions are not good, they can make union, they can negotiate with the organization or protest against them. That is what we call trade union. Sir, what are the debentures? Wali, debentures are the long-term loans that are traded in the stock exchange. Wali एक investor है and he is into the stock exchange to invest into the public limited company. The broker has convinced us कि नहीं, आप उनको उनको invest करने के बजाय there are likely chance of profit and loss both in that. आप उस कंपनी को लोन दे देंगे against a fixed interest और वो 20 ईयर 30 ईयर्स बाद आपको लोन उस फिक्स इंटरेस्ट के साथ वापस कर देगी. वो जो एग्रीमेंट है वो डिबेंचर कहलाता है. इसलिए सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए पॉसिबल होता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में और कोई कंपनी होती ही नहीं. Okay जी, how to evaluate? I told you earlier, give your own point of view, do discussion on that, give counter argument, then give final conclusion. इसी इसी वीडियो के शुरू में मैंने इवैल्यूएशन पे बहुत डिटेल से बात की है, उसको देख लीजिएगा. यस, अलीना हैज़ अ क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन नहीं सॉरी, उससे पहले है क्वेश्चन अरीशा का, एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द ब्रेक इवन ऑफ प्रोडक्शन. दरअसल यू कैलकुलेट योर सेफर मार्जिन कि इस वक्त आई एम मेकिंग 10,000 यूनिट्स एंड माई ब्रेक इवन इज 7,000, तो मेरे पास 3,000 यूनिट्स का मार्जिन है. अगर मैं 3,000 से एक भी कम यूनिट बनाऊंगा तो मैं लॉस पे चला जाऊंगा. दिस इज द वेरी पर्पस फॉर विच द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड. ओके जी. The next question is, sir, please explain how to calculate selling price from the markup. Okay ji, first of all you need to step number 1, calculate the unit cost, एवरेज कॉस्ट. पहले वो कैलकुलेट करें, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड करके पहले यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें. फिर देखें और आपको क्वेश्चन के अंदर मार्कअप कितना दिया गया, दैट विल बी इन द परसेंटेज, 50%, 30%, व्हाटएवर. तो अगर आपने अपनी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की $10 और मार्कअप इज द 50%, व्हाट यू नीड टू डू, 10 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो ये इसका आंसर आ गया 5 इज योर प्रॉफिट. नाउ द फार्मूला, यूज द फार्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू यूनिट कॉस्ट प्लस मार्कअप प्रॉफिट. तो यूनिट कॉस्ट was 10, markup profit was 5. 10 plus 5 is equal to 15. This is the way to calculate the selling price. Okay. The next question is, Bilal sir, please explain capacity utilization at the outsourcing. Capacity utilization इज द कॉन्सेप्ट के आप कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं और उन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में से हम करंटली कितने बना रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. यानी हमारी फर्म 5,000 यूनिट्स बना सकती थी लेकिन अभी वो 2,500 बना रही है, तो कंपनी इज यूजिंग ओनली 50% कैपेसिटी. दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. समटाइम्स वी हैव अ हायर डिमांड. हम 5,000 यूनिट बना रहे हैं लेकिन हमारी मार्केट में डिमांड 10,000 यूनिट्स की है, तो रेस्ट ऑफ द 5,000 वी कैन आउटसोर्स. हम किसी थर्ड पार्टी से बनवा सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल आउटसोर्सिंग. और आउटसोर्सिंग के केस में हमें कुछ फायदे और नुकसान होते हैं. मसलन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वालिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है. Abdul Wahid, contribution costing, sir, how is it used to set prices after contribution has been calculated? You just calculate selling price on the basis of variable cost. You add your expected contribution to the variable cost and get the selling price. So formula for the selling price in the case of contribution costing will be selling price is equal to variable cost. I repeat, selling price is equal to variable cost plus contribution. तो कंट्रीब्यूशन की बेस पे इस तरह से सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं. हमजा, आई वेरी डिटेल्ड आई हैव एक्सप्लेन बोस्टन मैट्रिक्स इसी वीडियो में 15-20 मिनट्स के आसपास. अगर देखेंगे तो उसको प्लीज देख लीजिएगा. ओके जी. अलीना, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस एज वेल. थैंक यू. ओके जी, वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं एक मेथड से जिसमें हमें एक्चुअल भी डेटा गिवन होता है और बजटेड डेटा भी गिवन होता है. तो हमने क्या करना होता है, हमने एक्चुअल माइनस बजटेड का डिफरेंस बस निकालना होता है. अगर हमारी सेल्स एक्चुअल ज्यादा हो बजटेड से तो ये फेवरेबल वेरिएंस होता है, और अगर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो या एक्सपेंसेस ज्यादा हो बजटेड से तो ये एडवर्स होता है जो वेरिएंस होता है. प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस. ओके जी. वली सर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग. क्वालिटी सेक्रीफाइस हो जाती है, आपके जो चले जाते हैं जो डिजाइन्स हैं, आपकी जो
रेसिपीज़ हैं वो दूसरों के पास चली जाती हैं। कस्टमर आपको आपसे खरीदने के पैसे दे रहे हैं। इफ दे गेट टू नो यू आर गेटिंग देम मेड फ्रॉम द थर्ड पार्टी, वो नाराज़ हो सकते हैं, डिससैटिस्फाई हो सकते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है, डिलेज़ हो सकते हैं, ये सब आउटसोर्सिंग के डिसएडवांटेज हैं। ओके जी, हो गया हारिस सर, व्हाट इज़ द ग्रॉस, इट्स नॉट इन A2 A1 बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल बी टेस्टेड इन A2। हमज़ा, आई हैव डिटेल्डली बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया बजटिंग, इसी अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा था, प्लीज़ वॉच इट। Uh, sir, what will the question might come to common from the past paper questions? Sometimes yes. Uh, okay, बच्चों, sorry. So I was saying, sometime yes, but not necessarily, because business have a very variety of the questions, तो वो किसी भी जगह से पूछ सकते हैं। ओके जी, हो गया बजटिंग, हो गया हमज़ा खान कॉस्टिंग, हमज़ा कॉस्टिंग पे एक बहुत डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन कॉस्टिंग पे हमने वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हमने फिक्स्ड कॉस्ट देखनी है, उसके बेस पे टोटल कॉस्ट निकालनी है, उसके बेस पे फिर एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला आपको आना चाहिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट। और इसी तरह से हमें ब्रेक इवन निकालना आना चाहिए, हमें कॉस्टिंग में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, हमें कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमसे टेस्ट होनी चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्टिंग के सवाल में यू नीड टू नो हाउ वी डू कंट्रीब्यूशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग, वेदर द प्रोजेक्ट इज डूएबल और नॉट, तो वो हमें आनी चाहिए। हमजा हैज़ अनदर क्वेश्चन, what is digital marketing? Okay ji, digital marketing is the use of search engine optimizations, is the use of e-commerce, is the use of social media, viral marketing, etc etc. These are the tools that are more new in the market, और उसकी वजह से easily cheaply हम products को ज़्यादा बेहतर तरीके से advertise कर सकते हैं। Digital marketing is more targeted, because अगर मुझे अपना चैनल एक खास एज ग्रुप के लोगों को शो करना है मार्केट करते वक्त, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल इन दैट, बहुत टारगेटेड मार्केटिंग इसमें हो सकती है। Martin, sir, are two chains of the analysis? No, 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 not at all. At least 3 4 chains should be done in the analysis. Two chains are not enough with application. No, 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 Martin, two chains are not enough. Sir, what is price skimming? Price skimming, Haris, is charging a higher price. No, this is not complete definition. It will complete, I'll tell you. The price skimming is charging a higher price in the market to show that your product belongs to a valuable family, a higher family, a branded family, or it has a higher value, or it has a higher quality. So this is the complete definition of the price skimming. If you only write charging high price at the start of the product or the business, that won't be a good definition. ऑलवेज टेल कि क्यों आप जो है वो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, उसकी रीज़न होनी चाहिए। ओके, हमजा, सर, एंड डिसएडवांटेज ईआरपी इज इन A2, विल टॉक अबाउट बिफोर द P3 इंशाल्लाह अबाउट दैट। वी डू नॉट नीड टू नो, अभी अभी हम इस पे ईआरपी पे बात नहीं करते। ही इज आस्किंग अबाउट द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके जी, टिल येट जहाँ यहाँ तक जितने भी सवाल थे, आई हैव आंसर्ड देम। अगर किसी और बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज कोशिश करें कि आपको सब जो कैलकुलेशंस हैं वो आती हों। कल तक जाते हुए भी मैंने एक शॉर्ट बना के यूट्यूब पे डाली है, जिसमें मैंने 8 से 9 कैलकुलेशंस का जिक्र किया है। उसमें कैश फ्लो है, ब्रेक इवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन है, और इसके अलावा लेबर प्रोडक्टिविटी है, लेबर टर्नओवर वगैरह हैं। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह देख लें। ईआरपी बेटे A2 में है। यस, ईआरपी इज़ इन A2, इट्स नॉट इन A1, इसलिए मैंने आपको कहा है कि A2 में हम बात करेंगे, A1 में नहीं है ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके जी, अगर मज़ीद कोई सवाल नहीं है तो विल एंड टुडेज़ सेशन हियर। थैंक यू। ओके जी, सर प्लीज़ सेंड कैलकुलेशन वीडियोज़ लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके मिकाइल, आई विल सेंड बेटा, श्योर, अभी भेज देता हूँ। हारिस सर, इज़ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज़ अ पार्ट? नो, नो, इट्स A2 हारिस बेटे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज़ नॉट इन A1। मार्टिन, possibility of capacity utilization calculation? Yes, 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 thank you Martin, thank you very much. Capacity utilization may also be tested. The formula of the capacity utilization is basically current output divided by maximum output times 100. Thank you Martin, thank you very much. Okay ji,
possibility. Any other question, bachcho? So these are the few calculation that you need to know. The major problem that you will face in tomorrow's paper is that you will have limitation of the time. I'm telling you right now. इसलिए plan your time from the start of the paper. शुरू से ही टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करें, डू नॉट वेस्ट। अगर एक नंबर की डेफिनेशन, अगर एक नंबर का आता है वो जो राइट आइडेंटिफाई समथिंग, तो जस्ट राइट वन वर्ड एंड मूव ऑन। इस तरह कैलकुलेशंस पे एक्सेसिव टाइम मत लगाएं। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व देम, मूव टू द 8 एंड 12 मार्क्स क्वेश्चन, सॉल्व देम, कम बैक टू द कैलकुलेशन इफ यू हैव टाइम। So these are few tips for tomorrow's exam from my side. All the best for all of you. जो बच्चे WhatsApp ग्रुप्स में ऐड हैं, if they have any question they can ask there. Stay blessed. Thank you very much. Allah Hafiz.